सो वेलकम बैक टू द जीएस रूम। लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 1 था इसी का हमने जाते जाते रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें रज़िया सुल्तान के बारे में और देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई रज़िया सुल्तान के जो फादर होते हैं इल्तुतमिश, वो पर्शियन पद्धति के हिसाब से, ईरानियन पद्धति के हिसाब से उसको अपॉइंट करते हैं दिल्ली का सुल्तान। बट उस टाइम पे जो उनका बेटा होता है कौन, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, वो अपोज़ करता है बहुत ज़्यादा कि भाई हमें बनाओ, इन्हें नहीं बनाना चाहिए, एक फ़ीमेल कैसे बन सकती है दिल्ली की सुल्तान, ठीक है। अब जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह होता है, इसकी मदर का नाम जो होता है शाह तुर्कान नाम होता है। क्या नाम होता है? शाह तुर्कान नाम होता है। और ये एक तुर्क स्लेव होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है, जो इल्तुतमिश का बेटा होता है, उसकी जो माँ होती है वो एक तुर्क स्लेव होती है और उसका नाम क्या है? शाह तुर्कान रहता है आपका। देन जो इल्तुतमिश का वज़ीर होता है निज़ामुल मुल्क जुनैदी। अब इल्तुतमिश का आप जो है वज़ीर का नाम याद रखना, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है कि भाई इल्तुतमिश का वज़ीर का नाम बताओ। जो इल्तुतमिश का वज़ीर होता है निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ये भी बहुत ज़्यादा अपोज करता है, ये भी फेवर में नहीं होता है कि रज़िया सुल्तान बने दिल्ली की, ठीक है, सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बने। ही वॉज ऑल्सो अपोज टू दिस पॉइंट, बट कुछ नहीं, किसी तरीके से बन जाती है रज़िया सुल्तान। उसके बाद जब रज़िया सुल्तान जब बनती है, पद पर बैठती है सुल्तान के, तो वो एक व्यक्ति को, ऐतगीन नाम के एक व्यक्ति को बदायूं का गवर्नर, ध्यान रखना, बदायूं का गवर्नर अपॉइंट करती है। अब इस व्यक्ति का नाम याद रखना क्योंकि ये लास्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करता है, ठीक है, ये बहराम शाह के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करता है रज़िया सुल्तान को ख़त्म करने के लिए। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जमालुद्दीन याकुत, ठीक है, जमालुद्दीन याकुत, ये हब्सी ट्राइब का होता है और ये हब्सी ट्राइब आपकी कहाँ की होती है? एब्सीनिया की। और ये नॉन टर्किश आपका नोबल होता है, नॉन टर्किश नोबल होता है। जो आपके नोबल्स होते हैं रज़िया के दरबार में, ठीक है, तो उसमें से ये नॉन टर्किश ट्राइब का होता है, एब्सीनिया का होता है बेसिकली जमालुद्दीन याकुत। और ये कैवलरी का हेड होता है, जो घुड़सवारी वाली सेना होती है ना, आमिर आकुत, जिसे आमिर आकुत बोलते हैं, उसका हेड होता है। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, देखो रणथंबोर में रज़िया सुल्तान के टाइम पे रणथंबोर यानी राजस्थान में थोड़ा सा विरोध होता है, तो वो उसको दबाती है, वहाँ लॉ और ऑर्डर सही करती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को सही करती है आपकी रज़िया सुल्तान। देन इसी के टाइम पे लाहौर में, ठीक है, लाहौर में आपका जो पंजाब वाला पोर्शन होगा, लाहौर में और, ठीक है, सरहिंद में बहुत ज़्यादा विरोध होता है। वहाँ अपने आप के जो रूलर होते हैं वहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, तो फाइनली वो जाती है लाहौर में खुद, और यहाँ के जो यहाँ का जो विरोधी होता है, जो प्रोटेस्ट कर रहा होता है जो व्यक्ति, उसको क्या कर देती है? सबड्यू कर देती है इस प्रोटेस्ट को। अब जब ये रास्ते में जा रही होती है, सरहिंद का जो विरोध होता है उसको दबाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, सरहिंद के पास तबर हिंद नामक जगह होती है, ठीक है, तबर हिंद नामक जगह होती है। यहाँ पे जो अल्तुनिया होता है, ठीक है, अल्तुनिया होता है जो आपका मुल्तान का गवर्नर, वो बेसिकली इसको कैप्चर कर लेता है। और जो याकुत होता है, याकुत को मार दिया जाता है। जो इसका सबसे फेवरेट नोबल होता है रज़िया सुल्तान का, याकुत, उसको मार दिया जाता है। और ये कौन करता है? अल्तुनिया। और फाइनली अल्तुनिया से उसको रज़िया सुल्तान को शादी करनी पड़ती है, तब जाके वो आज़ाद होती है। और तब ये दोनों दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे होते हैं, तभी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जिसमें ऐतगीन, जिसका नाम मैंने आपको बताया, जिसको रज़िया सुल्तान गवर्नर अपॉइंट करती है बदायूं का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया की दोनों की डेथ हो जाती है, उन्हें मरवा दिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था, बहराम शाह आता है, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, देन फाइनली यू विल सी बलबन। तो अभी जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच आर्किटेक्चरल वर्क इज एसोसिएटेड विद द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कौन सा स्थापत्य कार्य जुड़ा हुआ है? तो कई सारी चीज़ें मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताई थी कि भाई कुतुब मीनार का मीनार, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण करवाना शुरू किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, और कुवैत उल इस्लाम, ये तीनों स्ट्रक्चर इसके बनाए गए हैं। बट बेसिकली कुतुब मीनार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और मैंने बताया था कि जो 5वीं मंजिल रहेगी कुतुब मीनार की, वो कौन करवाता है? वो फ़िरोज़ शाह तुगलक करवाता है। सो आंसर विल बी योर बी, आंसर जो रहेगा आपका, इट विल बी योर बी ऑप्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगला जो क्वेश्चन है, 40 और द 40 वॉज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल नोबल्स क्रिएटेड बाय हुम। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो इल्तुतमिश थे, हमारा जो दिल्ली का पहला सुल्तान था।
अब पहला सुल्तान क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फाउंडर तो था, लेकिन रियल फाउंडर यही था। कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ स्लेव, एज अ सिप्पे सालार, एज अ मिलिट्री कमांडर रह के दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन नींव डालता है, ठीक है। वो अपने आप को सुल्तान नहीं डिक्लेयर करता है टू शो लॉयल्टी टुवर्ड्स मोहम्मद गौरी, बट ही वॉज द पर्सन, इल्तुतमिश वो व्यक्ति था जो रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इसको मैंने बताया था जो खैलीफेट थे ना, बगदाद के खैलीफेट थे मंसूर, उन्होंने मंजूरी भी दी थी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कि विच सुल्तान इज़ नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब देखो बलबन की एंट्री होने वाली है, तो कौन सा सुल्तान है जो ब्लड और आयरन की पॉलिसी के लिए जाना जाता है। अब ये सब ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत इजी सा पॉइंट है। तो ये हमारे भाई बलबन थे, जिसका दूसरा एक नाम उल्लूग खान था, ठीक है। उल्लूग खान भी इस व्यक्ति का नाम, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई उल्लूग खान किसका टाइटल है, ठीक है। बलबन को और क्या किस नाम से जाना जाता था, तो ये हमारे उल्लू खान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब उल्लू खान जो टाइटल था इसको नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, और नसरुद्दीन महमूद किसका बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था, ठीक है। सो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो बलबन की जो एंट्री होती है वो 1242 से 46 के टाइम पे जो रूलर रहता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, इसके टाइम पे होती है। अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे इसका उदय होता है। बेसिकली जो अलाउद्दीन मसूद शाह होता है इसे आमिर हाजिब, आमिर हाजिब करके एक पोस्ट होती है, ठीक है, वो देता है। बेसिकली इसका काम होता है जो लॉ एंड ऑर्डर यानी जो डेकोरम होता है, ठीक है, उसके दरबार का, सुल्तान के दरबार का, वो मेंटेन करके रखना। सो फर्स्ट टाइम जो इसका उदय होता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका कार्यकाल 1242 से 46 के समय था, उस दौरान होता है। और उस समय ये आमिर हाजिब पद पर होता है। आमिर हाजिब का क्या काम होता है, दरबार में, सुल्तान के दरबार में शिष्टाचार यानी डेकोरम को बनाए रहना, ठीक है। फाइनली इसके बाद क्या करता है बलबन, थोड़ा जब पावरफुल होता है तो वो किसी तरीके से नसरुद्दीन महमूद को, यानी जो कि बेटा था इल्तुतमिश का, उसको गद्दी में बैठा देता है। और गद्दी में बैठाने के बाद क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद होता है इल्तुतमिश का यंगेस्ट सन, जो 1246 से लेकर 1265 तक अब सुल्तान बना रहेगा, ठीक है। ये बलबन की मदद से सुल्तान बनता है, और जैसे ये सुल्तान बनता है तो नसरुद्दीन महमूद इसको उल्लूग खान का टाइटल देता है और अपना नायब यानी डेप्यूटी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। सो ये सारी चीज़ें आप याद रखना कि भाई जो बलबन था उसका उदय किस टाइम पे हुआ था, 1242 से। स्टार्टिंग में ये आमिर हाजिब रहता है, यानी दरबार में शिष्टाचार बनाए के रखता है। उसके बाद जब बलबन पावरफुल होता है देन नसरुद्दीन महमूद को क्या बनाता है, अगला रूलर बनाता है। जैसे ही नसरुद्दीन महमूद को रूलर बनाता है देन उसको नायब के टाइटल दे दिया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है। नेक्स्ट टू सुल्तान होता है, उसके बाद सबसे पावरफुल पद नायब का रहता है, वो उसको पद दे दिया जाता है। और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद इसे उल्लूग खान का टाइटल देता है, ठीक है। फाइनली क्या होता है, किसी तरीके से 1265 के आते आते नसरुद्दीन महमूद की हत्या करवा देता है बलबन, क्योंकि इस टाइम तक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बीच में एक टाइम आएगा 1253 के आसपास, जब हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी तुर्क होंगे, ठीक है, तुर्कों में दो ग्रुप था, एक मतलब मुसलमानों में दो ग्रुप थे, एक तुर्क मुसलमान थे, एक हिंदुस्तानी मुसलमान था। तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान होता है इमादुद्दीन, ठीक है, इमादुद्दीन रेहान क्या करता है, किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके नसरुद्दीन महमूद से कहकर बलबन को उस पोस्ट से हटा देता है। तो कुछ टाइम के लिए बलबन क्या रहता है, दूर रहता है जो दरबार होता है उससे, बट चुपचाप वो सारी चीज़ों को देखता रहता है, अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। और जैसे उसको मौका मिलता है वैसे 1265 में वो क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है और नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। सो ये भी नाम आप याद रखना, इमादुद्दीन रेहान, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। सो इस तरीके से क्या होता है, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की बोला जाता है कि बलबन ने हत्या करवा दी थी, मतलब बेसिकली उसको पॉइजन दे दिया था। इवन उसने उसके बेटों को भी, जो बच्चे थे उनको भी ख़त्म करवा दिया था, जिससे कि उसका रास्ता क्लियर हो जाए सुल्तान बनने का। तो फाइनली क्या होता है, बलबन 1265 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। और जब ये दिल्ली का सुल्तान बनता है तो ब्लड और आयरन की पॉलिसी ये अपनाता है। बेसिकली ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, जहाँ पे कई जगह पर खून खराबा करता है, कई जगह पे जिन एरिया में विद्रोह होते हैं इसके अगेंस्ट उनको दबा देता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इनको दबाता है और बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। इवन अपने यहाँ पे जो
40 होते हैं, चालीसा का ग्रुप होता है जो नाक में दम करके रखते हैं, तो उनको ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से जो पावर होती है वो अपने हाथ में ले लेता है और सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम कर देता है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे पॉइंट हम बीच बीच में ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। सो विच सुल्तान स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा इन हिज कोर्ट? सो किस सुल्तान ने अपने दरबार में सिजदा की परंपरा शुरू की थी? देखो, जब बलबन सुल्तान बनता है तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, ठीक है, जो चालीसा, जो तुर्क नोबल रहते हैं, चालीसा जो इल्तुतमिश ने क्रिएट किया होता है, ग्रुप ऑफ 40, उनको क्या कर देता है, ख़त्म करवा देता है, क्योंकि बलबन जानता है अगर ये रहेंगे ना तो मेरा जो रूलर बनना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट हो के नहीं ले पाऊँगा, मैं एटमोस्ट पावरफुल नहीं बन पाऊँगा, तो इन्हें ख़त्म कर देता है। और अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए क्या कहता है, अपने आप को बताता है कि भाई मैं बहुत ही नोबल फैमिली का हूँ, मैं ईरान के जो अफरा साहब थे उनकी डायनेस्टी का हूँ, ठीक है, जो अफरा साहब थे उनकी डायनेस्टी का हूँ मैं, मतलब मेरा बहुत ही शाही खून है। सो इस तरीके से अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है, अपने आप को बोलता है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये ठीक है, ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर। सो इसी दौरान क्या करता है वो पायबॉस और सिजदा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पे क्या होता है, आपको लेटना होता है, मतलब यू हैव टू बो डाउन बिफोर द फीट ऑफ द किंग एंड यू हैव टू जो किस हिज फीट। सो ये पूरी परंपरा थी सिजदा और पायबॉस की। सो इट वॉज स्टार्टेड बाय बेसिकली बलबन। इवन जो नवरोज़ का फेस्टिवल होता है, जो पर्शियन फेस्टिवल होता है, उसको इस्टेब्लिश करता है। और बलबन क्या करके रहता है, इस तरीके से वो मतलब अपने अंपायर में, अपने दरबार में इस तरीके का सिस्टम बना देता है कि भाई जो भी कोई, जितने भी आपके ऑफिशियल्स होंगे, जितने भी नोबल्स होंगे, वो केवल टर्किश ट्राइब के होंगे, नॉन टर्किश एकदम नहीं अलाउड है, ठीक है। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही स्ट्रिक्ट करके रखता है। और जब वो ये आता है ना, रूलर बनता है, तो सबसे पहले तो ये तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसको मालूम था, देखो भारत के इस वाले पोर्शन पे बाहर से मंगोलों के लिए खतरा था, ठीक है। ऑलरेडी मंगोल सबसे पहले 1241 के टाइम पे बहराम शाह के समय आते हैं और लाहौर वाले पोर्शन पे कब्जा कर लेते हैं। देन अगला जो अटैक होता है 1245 में होता है, फिर 1257 में होता है। सो इस तरीके से अटैक मंगोल के होते चले आते हैं। सो यहाँ पे वो सीरीज़ ऑफ फोर्ट्स को नॉर्थ वेस्ट में बिल्ड कराता है सो एज टू प्रोटेक्ट इट। सो फाइनली ये सारी चीज़ें थी, वो यहाँ पे सीरीज़ ऑफ फोर्ट्स को बिल्ड कराता है जिससे वो मंगोल को अटैक्स को रोक सके। इवन क्या होता है, वो कुछ फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करता है और मंगोल्स को नॉर्थ जो आपका लाहौर वाला पोर्शन है यहाँ से पीछे घसीटता है और इंडस नदी के पार करा देता है, जिससे कि इंडस आपकी एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है मंगोल्स के बीच और बलबन के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बीच में। सो फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। इवन इसके यहाँ पे एम्बेसीज़ का एक्सचेंज होता है जिससे कि मंगोल का खतरा दिल्ली सल्तनत के लिए ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी आपका बलबन के बारे में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे पॉइंट्स आपको ऐसे बीच बीच में बताता रहूँगा। सो विच स्लेव सुल्तान एबॉलिश द इक्तेदारी सिस्टम टेम्परेली? तो किस गुलाम सुल्तान ने अस्थायी रूप से इक्तेदारी जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था? सो इट वॉज बलबन, ठीक है। अब बलबन ने क्यों किया था? क्योंकि आपने देखा होगा इक्तेदारी सिस्टम में क्या किया जाता था, एज एन मतलब कैश सैलरी ना बांटकर लैंड ग्रांट करी जाती थी, ठीक है। जो सैनिक थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको लैंड ग्रांट कर दी जाती थी और उससे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उससे वो अपनी सेना को मेंटेन करते थे, उस एरिया के प्रजा को मेंटेन करते थे। बट क्या होता था उस दौरान, जब इक्तेदार होता था वो कई बार स्ट्रांग होकर अपने आप की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेता था और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगता था। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सुल्तान क्या करता है, कुछ समय के लिए इक्तेदारी सिस्टम को बंद कर देता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है जो बलबन, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ बदायूं? सो बदायूं की जो बदायूं शहर है उसकी स्थापना कौन करता है? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, इल्तुतमिश करता है, बलबन करता है या नसरुद्दीन महमूद करता है? सो फाइनली इल्तुतमिश करता है, ठीक है। सो इल्तुतमिश क्या करता है, आपका एक सिटी ऑफ बदायूं क्रिएट करता है, ठीक है, वेयर ही ऑल्सो स्पेंड सम ऑफ इट्स टाइम एज अ गवर्नर।
So moving to the next question, which sultan of a slave dynasty was known for his strengthening the concept of divine kinship? ठीक है, सो गुलाम वंश के किस सुल्तान ने दैवीय राजतंत्र की अवधारणा को मजबूत करने के लिए जाना जाता है? सो ही वॉज बलबन। ठीक है, देखो बलबन ऐसे टाइम पे रूलर बनता है जब उसने देखा था कि किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ 40s होते हैं, तुर्क नोबल कितना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये इल्तुतमिश के टाइम से चला आ रहा था। रज़िया सुल्तान को भी अपोज होता है, फिर चाहे आपका अलाउद्दीन मसूद शाह हो, चाहे बहराम शाह हो, ठीक है, चाहे नसरुद्दीन महमूद हो। सो इन सारे टाइम्स पर जो आपके तुर्क नोबल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। सो बलबन जब राजा बनता है, तो सुल्तान बनता है, तो उसको ये तो क्लियर था कि अगर उसको ऑल पावरफुल बनना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन तुर्कों को ग्रुप को पहले समाप्त करना होगा। ठीक है, तो इन तुर्क के ग्रुप ऑफ 40s को समाप्त कर देता है और ऑल पावरफुल बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने पूरे जो सल्तनत होती है उसमें एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर देता है, वो तुर्क की सुप्रीमेसी, ठीक है, तुर्क की सुप्रीमेसी को प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा कि भाई जो तुर्क हैं, कि हम सब तुर्क हैं, ठीक है, और वो अपने आप को बोलता है कि भाई मैं ईरान के जो अफरासियाब थे, ठीक है, अफरासियाब थे उनके वंश का हूँ। ठीक है, सो इससे वो क्या करता है, अपनी सुप्रीमेसी को, लोगों के बीच अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद वो अपने आप को बोलता है, एक टाइटल लेता है नियाबत। ठीक है, नियाबत एक खुदाई का, इसका मतलब नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है कि भाई जो बलबन है वो यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भगवान का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव है। सो ही शुड बी रिस्पेक्टेड, और उसकी सभी को जो भी प्रजा होगी सबको बात माननी चाहिए। वो सारी ये चीज़ें इसलिए कर रहा था कि जो प्रजा है, जो नोबल्स हैं, उनमें, ठीक है, बलबन के अगेंस्ट विरोध ना पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें आपके बलबन के बारे में थी। So now moving to the next question, which of the following rulers completed the construction of कुतुब मीनार? So कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कौन पूरा करता है? ऑलरेडी मैंने बताया था, कुतुब मीनार बनाता कौन है, ठीक है, उसकी नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और किसकी प्रेरणा लेके करता है, ठीक है, वो आपके सूफी संत होते हैं, उनका नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देन इल्तुतमिश उस कंस्ट्रक्शन को पूरा कराता है। फाइनली आपका जो 5th फ्लोर है, टोटल 5 फ्लोर होते हैं कुतुब मीनार में, जो 5th फ्लोर है वो मैंने आपको बताया था, तुगलक डायनेस्टी का जो फिरोज शाह तुगलक है वो इस्टेब्लिश करवाता है। ठीक है, सो बलबन के बारे में आपने ये सारी चीज़ें देख ली। भाई चहलगानी ग्रुप को ख़त्म कर देता है, ठीक है, इस्टेब्लिश इल्तुतमिश करता है। सो विच रूलर इंट्रोडक्शन द चहलगानी ग्रुप सिस्टम? सो ऑलरेडी मैं बार बार बता चुका हूँ भाई, चहलगानी प्रणाली यानी जो 40 ग्रुप्स का था, जो 40 नोबल्स थे तुर्किश ट्राइब के, ठीक है, तुर्किश ओरिजिन के, तो उनका ग्रुप कौन इस्टेब्लिश करता है? 40। सो ये हमारा इल्तुतमिश इस्टेब्लिश करता है। डिस्ट्रॉय कौन करता है, ख़त्म कौन कर देता है? हमारा बलबन करता है। देन बलबन सिजदा और पायबॉस प्रथा को प्रारंभ करता है। इसके अलावा नवरोज फेस्टिवल को आरंभ करता है। जो भी ईरानियन कल्चर होता है ना, वो बलबन अपने दरबार में उसको प्रमोट करता है। ठीक है, बिकॉज Iranian culture was that time highly promoted, highly respected, highly, ठीक है, among the आपकी जो तुर्किश नोबल्स थे। देन उसके बाद बलबन के बारे में 3-4 पॉइंट्स और हैं जो अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। सो अगला क्वेश्चन है, हाँ, सो विच सुल्तान इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशिंग द दीवान अरीस? सो फाइनली क्या करता है बलबन? अपनी सेना को अरेंज करता है। सेना को अरेंज करने के लिए वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, स्ट्रॉन्ग सेना को बनाने के लिए वो मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाता है, जिसको दीवान अरीस कहता है। ठीक है, दीवान अरीस बोला जाता है उसके मिलिट्री डिपार्टमेंट को, और बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सेना बनाता है। और जो पहला दीवान अरीस रहेगा उसका नाम ध्यान रखना, वो आपका इमाद उल मुल्क रहेगा। बलबन के टाइम पर जो पहला दीवान अरीस रहेगा वो आपका इमाद उल मुल्क रहेगा। अब देखना, बलबन कोशिश करता है, भाई देखो, जो बंगाल अलग हो गया होता है, मैंने आपको बताया था ना, बंगाल वाले पोर्शन को कोई भी कंट्रोल करके नहीं रख पाता। इवन इल्तुतमिश ट्राई करता है कुछ समय के लिए वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकता है दिल्ली सल्तनत, बट इवन जैसे ही वहाँ पे से रूलर वापस जाता है तो फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। सो बंगाल वाली रीजन में आपका तुगरिल खान होता है। ठीक है, सो इससे आपकी झड़प होती है बलबन की। बलबन यहाँ पे सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कराता है, तुगरिल खान को मार देता है, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है, इवन बंगाल में बहुत ज़्यादा मैस्केयर करता है आपका। तो इस तरीके से बलबन
कुछ समय के लिए अपने अंडर बंगाल ले लेता है, बट इवन वो लॉन्ग लास्टिंग विक्ट्री नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। फाइनली क्या करता है, आपका जो बलबन होता है, जो अपना बेटा होता है बुगरा खान, ठीक है, बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बना देता है, ठीक है। और बुगरा खान क्या करता है, वहीं बंगाल में ही रह जाता है। उसके बाद इवन उसके आने वाली जो पीढ़ी होती है वो 40 साल से ज़्यादा तक राज करती है बंगाल वाले पोर्शन में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई विच सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी हैड टू फेस मंगोल इन्वेजन रिपीटेडली। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1241 में बैराम शाह के समय सबसे पहला मंगोल अटैक होता है। इवन इल्तुतमिश के समय तक आपके दिल्ली सल्तनत के बॉर्डर तक पहुंच जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था किस तरीके से, ठीक है। आपका जो जलालुद्दीन है, ख्वारिज़्म शाह का बेटा होता है, ख्वारिज़्म अम्पायर का जो रूलर होता है, उसको शरण ना देके चंगेज़ खान के अटैक से इल्तुतमिश बचा लेता है। बट आफ्टर 1241 इट वाज द फर्स्ट अटैक ऑफ द मंगोल्स। उसके बाद 1245 में, फिर 1255 में इस तरीके से कंटिन्यूस अटैक होता रहता है बलबन के टाइम पे। So moving to the next question, which sultan was responsible for the consolidation of Delhi Sultanate territory during the slave dynasty? अब गुलाम वंश के दौरान किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को संगठित किया? सो ये हमारा इल्तुतमिश है, ठीक है। सबसे पहला सुल्तान था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जाने के बाद मैंने आपको पूरा जो फिगर बताया था, मैप दिखाया था, स्टार्टिंग में जो मैप दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद जो अपनी विजय होती है, किस तरीके से बंगाल वाले पोर्शन में अली मर्दान को हराता है, ठीक है। वहाँ पे एक इवास करके रूलर होता है जो घियासुद्दीन टाइटल अपनाता है बंगाल का, उसको हराता है। देन मुल्तान का विद्रोह कैसे दबाता है, और थर्ड बैटल ऑफ आपके तराइन में किस तरीके से आपको किसको हराता है, गजनी के यालदोश को हराता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी बलबन, ठीक है। एंड आपका जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत के। अब एक चीज़ और याद रखना, जो बलबन होता है ना वो अपनी वसीयत लिखाता है, और जो वसीयत लिखता है उसका ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखता है, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बर्नी। इवन यू विल फाइंड अमीर खुसरो, ठीक है। आमिर खुसरो को आप देखोगे बलबन के टाइम पे, ठीक है। आमिर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा कि 7 रूलर्स का, दिल्ली सल्तनत के 7 रूलर्स का टेन्योर देखते हैं अमीर खुसरो, तो उनमें से वन ऑफ देम वॉज बलबन। सो इस तरीके से देखो बलबन क्या करता है, पूरे अपने आप को अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करता है, ठीक है। बट गुजरात वाले पोर्शन पे वो ज़्यादा अपने हाथ पैर नहीं मारता, ठीक है। गुजरात वाले पोर्शन पे इवन मलवा में भी उज्जैन कैप्चर करता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग विक्ट्री नहीं होती। बट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को वो पूरी तरीके से मंगोल से सिक्योर कर लेता है, बंगाल वाले पोर्शन तक जाता है, इवन वहाँ अपने सक्सेसर को भी बैठा देता है, जो उसका बेटा होता है बुगरा खान, उसको वहाँ का प्रोविंशियल गवर्नर बना देता है। इवन जो मेवात वाला रीजन होता है, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे इनको। सो मेवात वाले पोर्शन में मज़े का कत्लेआम मचाता है, और जितने भी जंगल वंगल होते हैं उनको साफ़ कराता है, तो जिससे जो चोरी डकैती उस रीजन में होती थी वो फाइनली ख़त्म हो जाती है। देन रणथंभौर वाले एरिया को कब्ज़ा करता है, बिहार को अपने अंडर लेता है, ठीक है, बिहार को अपने अंडर ले लेता है, बयाना वाले पोर्शन को अपना कब्जा करता है। तो इस तरीके से बलबन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिल्ली सल्तनत एम्पायर को इस्टेब्लिश करके रखता है। सो उसके बाद बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में, और उसके बाद जितने भी उसके रूलर्स होते हैं वो वीक रहते हैं। फाइनली जो अब नेक्स्ट डायनेस्टी रहेगी वो खिलजी डायनेस्टी आती है। सो अब ये हमने जो भी था दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी के बारे में, इन दोनों लेक्चर्स में कवर कर लिया है। एमसीक्यू के थ्रू मैंने जो भी आपका चैप्टर है इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।